Hello, hello, hello guys. Welcome to an Academy, India's largest learning platform. Let's crack GATE and DSE with India's largest learning platform with me. My name is सजल मित्तल एंड मैंने जियो टेक्निकल स्पेशलाइजेशन से मैंने आईआईटी कानपुर से एमटेक भी किया है और मैंने कई जगह पढ़ाया है। मेरा 4 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है विच इज स्टिल काउंटिंग, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने बहुत बार गेट भी दिया है। मेरे 250, 200, लेस देन 200 रैंक भी मैंने अचीव किया और थ्रू गेट 2016 आप देख पा रहे हैं मैंने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में काम भी किया है। ये देख पा रहे हैं आप, मैंने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में काम भी किया थ्रू गेट 2016। मैंने यहाँ पर करीब 1 साल 10 महीने काम किया है और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विस भी क्रैक किया 2018 में एंड करेंटली मैं सेंट्रल वाटर कमीशन से एफिलिएटेड हूँ। ठीक है, तो आप ये आपको ट्रस्ट बन चुका होगा कि मैं आपका सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है और इसके अलावा कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो आप कहीं आपका कोई एग्ज़ाम नहीं रह जाएगा। नॉट गेट और ईएसई, कोई भी एग्ज़ाम होगा वो भी नहीं आप रुकेगा, आपके सारे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे बिकॉज मेरे पे सफिशिएंट एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का। प्लस इसके साथ साथ मैंने उसको प्रूव भी किया है कि गेट में अच्छी रैंक्स लाके और ईएसई लाके कि हाँ मैं आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली करवा सकता हूँ। सो बेटा ये मेरे बारे में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि अन अकेडमी पे आप आएंगे कैसे। सीधे आप ऐप स्टोर पे जाएं, वहाँ पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, उसको इंस्टॉल करें। ठीक है, वहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट करें। जो देखिए सबसे ऊपर इस तरीके से ये लिख के आएगा, वहाँ पर जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, नॉट ओनली गेट एनसीईआरटी, किसी और को कोई और कोर्स भी सेलेक्ट करने हो, ठीक है, वो भी यहाँ पर जो भी उसके ड्रॉप डाउन ऑप्शन में जो भी वो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अन अकेडमी सारे कोर्सेज करवा रहा है, लेकिन एज आई एम एफिलिएटेड विद गेट एंड ईएससी सो आई वुड रिकमेंड टू ज्वाइन गेट एंड ईएससी। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया आपका ऐप किस तरीके से ज्वाइन करना है आपको। वहाँ पर जैसे आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे और ठीक है, वहाँ पर कई सारे आपके ऑप्शंस आने लगेंगे सब्सक्रिप्शंस के ऑप्शंस इस तरीके से आने लगेंगे। ठीक है, आप उसमें ज्वाइन करेंगे। देखिए आपके लिए सबसे जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, अपना एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो बेटा आप कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए ही लीजिए। इससे कम में सब्सक्रिप्शन लेने से आपको कोई एडवांटेज नहीं है, आपको जल्दी सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म हो जाएगा और आप उतनी अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। ये सब्सक्रिप्शन आपका केवल 25,000 का आपको पड़ेगा, ओनली 25,000, और जो कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा चीप है। प्लस अगर आप मैं क्योंकि अन अकेडमी पे हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, और तो अगर आप मैंने क्या कहते हैं मेरे ये कोर्स को अगर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हुए, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट के बाद आपका ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो केवल 22,500 का आपको पड़ेगा, ओनली 22,500 का आपको पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा देखिए एक सब्सक्रिप्शन और है जो कि सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है अन अकेडमी का, वो है 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। बेटा देखिए 2 ईयर सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्यों है। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन का एडवांटेज ये है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं उनका वो 1 साल के तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 2 साल का एडवांटेज ये होता है, सपोज करिए कि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन सपोज करिए नहीं हुआ, तो वो क्या आपका देखिए केवल 5,000 का डिफरेंस है 1 ईयर और 2 ईयर में, तो आप 5,000 एक्स्ट्रा करके आप पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप बहुत ईजिली फैच कर सकते हैं। ठीक है, और अगले साल फिर से तैयारी कर सकते हैं। और ये ऐसा ही नहीं है केवल उन्हीं के लिए वैलिड है, या सही है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है उनके लिए भी ये 2 साल का बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि सपोज करिए आपको अपना मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला, आपको फिर से तैयारी करनी है, तो क्या करेंगे आप? फिर से तैयारी करने के लिए आपको फिर से कोई ना कोई कोचिंग या फिर कुछ नोट्स रेफर करने होंगे। नोट्स रेफर करेंगे तो आप उतने अच्छे से फिर से तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको नोट्स रेफर करनी है तो आप वही भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी वजह से आपकी रैंक लैग हुई। ठीक है, तो उस रैंक को रिकवर करने के लिए आप एक 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आप दोबारा एग्जाम दें और अपना अच्छा डिपार्टमेंट, जो भी आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो अगेन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको केवल 27,000 में, 27,000 में आपको मिल जाएगा। तो बेटा ये तो हो गया आपके सब्सक्रिप्शन के बारे में, आप किस तरीके से अन अकेडमी ज्वाइन करें। तो अब अभी हमने देखा कि इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर किए थे, ठीक है, जिसमें एक सॉइल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर था प्लस दूसरा था सॉइल क्लासिफिकेशन के ऊपर, और उसमें हमने बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करी थी, और वो प्रॉब्लम मैंने इस तरीके से सारी कवर करा दी थी कि आपका कोई भी क्वेश्चन गेट या ईएससी का नहीं रुके। ठीक है,
नहीं रुके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख के अपने सारे क्वेश्चंस लगाए भी होंगे, और अगर जो और जिसने लगाए हैं और जिनको कोई डाउट है तो वो मेरे से अभी कमेंट में या फिर मेरे से चैट में वो अपने क्वेश्चन पोस्ट करके या फिर पूछ भी सकता है, या फिर वो अपना मुझे नंबर शेयर कर दे। ठीक है, मैं उसको पर्सनली उसको मैं बता भी दूंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आज के लेक्चर में कुछ गेट और ईएससी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये दिखाने के लिए कि आपने तो घर पे कर लिया, लेकिन आपको एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करनी है। हो सकता है आपकी अप्रोच में मेरी अप्रोच में डिफरेंस हो सकता है मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप आज मेरी अप्रोच देखिए कि मैं किस तरीके से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, और ये ध्यान रखिएगा मैंने जितना भी टॉपिक कवर करवाए हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, सबसे पहले तो एडवांटेज। और दूसरी चीज़, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं तो बस ये जरूर ध्यान में दें कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्वेश्चन मतलब जो एग्जामिनर ने पैटर्न सेट किया वो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो उसी के ओरिएंटेड भी आप अपनी पढ़ाई करिए। ज़्यादा ज्ञान बटोरने की जरूरत नहीं है, ज्ञान सिलेक्शन के बाद लेंगे। अभी हमारा मेन मकसद क्या है, सिलेक्शन मेन मकसद है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर का मगअप नहीं करेंगे, केवल वही चीज़ पढ़ेंगे जो काम का है। ठीक है, तो चलिए, ये गेट 2007 में एक क्वेश्चन आया था, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए बेटा, वो इंपॉर्टेंट मैंने फेच कर लिए, जिससे आप बाकी सारे क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने किए होंगे क्वेश्चन, जिसने नहीं किए वो आज मेरी इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो ये वीडियो लॉन्च है, ये वाला जो लॉन्च कर रहा हूँ मैं, इसके बाद आप जरूर सारे खत्म कर लेंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले तो क्वेश्चन बढ़िया, देखिए क्या कह रहा है। सीव एनालिसिस ऑन ए ड्राई सॉइल सैंपल ऑफ मास 100 ग्राम। ठीक है, सीव एनालिसिस करिए ड्राई सैंपल ऑफ मास पे। हमेशा ध्यान रखिएगा सीव एनालिसिस ड्राई पे करेंगे, वेट पे सीव एनालिसिस नहीं होती है। शोड दैट 980 ग्राम एंड 270 ग्राम ऑफ सॉइल पास थ्रू 4.75 mm। तो मतलब ये तो 4.75 mm हो गया। ठीक है, और ये हो गया 75 माइक्रोन, ये हो गया 75 माइक्रोन। ठीक है, तो इससे जो पास हुआ है वो है 980 ग्राम, और इससे जो पास हो गई सॉइल, ठीक है, वो है 270 ग्राम। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल चुका है कि परसेंटेज पासिंग 4.75 mm कितना है, वो कितना होगा बेटा, 980 ग्राम जितनी पास हुई डिवाइडेड बाई कितनी सॉइल थी, ठीक है, इनटू 100, कितना हो गया, 98% सॉइल पास कर गई। ठीक है, 98% पास कर गई सॉइल, और फिर उसके बाद परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन कितना है, 270 ग्राम पास करी है, कितने में से थी, 1000 में से, इंटू 100। वेरी गुड, कितना आया, 27%। कोई दिक्कत, ये हमने परसेंटेज पासिंग, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कवर हो चुका है। ठीक है, यहाँ कवर हो गया यहाँ तक। पहले तो हमने ये पूरा पढ़ के देख लिया कि हमसे सॉल्व होगा कि नहीं, वो यस पूरा पढ़ा तो हमसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब पहले मैंने यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक पढ़ने तक मेरा यहाँ तक कवर हो चुका है क्वेश्चन। अब कह रहा था लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन सीव्स आर। ठीक है, जो द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन सीव आर। देखो बेटा, अब हमें क्या है, क्वेश्चन में बस यही तो बताना है कि SCMI CI या SM में तो कोई सॉइल होगी। क्या हमने पढ़ते वक्त इतना ध्यान दिया था, या मैंने कुछ आपको बताया था कि कुछ 425 माइक्रोन से पास होगी या इससे पास होगी, नहीं। तो बेटा ये सब एग्जाम में ना देने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन। तो इसलिए ज़्यादा ये एक्स्ट्रा वर्ड्स पे हमें फोकस नहीं देना है, हमें निकालना है हमारी काम की चीज़ क्या है। तो हमारी काम की चीज़ क्या निकल के आई है, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। ठीक है, हमारी काम की चीज़ है लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो ये सब रिडंडेंट वर्ड जो है ना, इनको अवॉइड करिए, लिख देते हैं, लेकिन हमें वही फोकस करना है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यही वर्ड की वजह से ही बोला जाता है कि आप आपको फैकल्टी पढ़ा रही है उस पर ट्रस्ट रखिए, वो आपको गलत नहीं बताएगा, जो बता रहा है उसी पे। ये नहीं कर रहे सर ने तो 425 माइक्रोन तो बताया ही नहीं था, अरे ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं बेटा, आपको जो बताया आप उसी पे अटके रहिए, आपका जरूर होगा। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट दिया है, कितना दिया है, लिक्विड लिमिट दिया है आपको 40%, और प्लास्टिक लिमिट WP, जिसको हम लोग देखते हैं WP से, प्लास्टिक लिमिट दिया हमारा 18%।
तो सबसे पहले तो ये मैंने हमारी जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक वो लाइन ड्रॉ कराई थी, याद है आपको? लाइन ड्रॉ कराई थी मैंने, लाइन कि 75 माइक्रोन से पास होने वाली जो लाइन थी 50% से अगर ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है तो केवल फाइन का फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और अगर 50% से हमारा 12% के बीच में आ रहा है तो कोर्स और फाइन का होगा, ठीक है, कोर्स और फाइन का होगा। और 5% से कम आ रहा है तो केवल कोर्स का होगा और ये बाउंड्री लाइन होगा। तो अब आप ये देख लीजिए 75 माइक्रोन वाला आ किधर है, 27%, वो कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पर मैंने बताया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वो यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से होंगे? कोर्स प्लस फाइन दोनों आएगा। कोर्स होगा तो हम लोग उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? या तो SM, SC, GM या GC, इन्हीं तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो पता कर लो कि भाई इसमें कोर्स क्या है। कोर्स का पता करने के लिए हमें किस पे जाना है? तुरंत किस पे जाएंगे? 4.75 पे। 4.75 से पास होने के लिए पास कितना हो गया है? 98%, मतलब ग्रेटर देन 50% क्या हो गया है? पास हो गया है। तो कौन सी सॉइल हो गई है? सैंड। कौन सी सॉइल हो गई? सैंड, जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बात करनी है कि भाई फाइन फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, MC। तो उसके लिए जैसे ही हमारे पास बात आ गई फाइन फ्रैक्शन की, तो तुरंत हम किधर किधर भागेंगे? जो हमने फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई किया था। तो फाइन ग्रेन सॉइल क्लासीफाई करने के लिए क्या था? एटरबर्ग ए लाइन। कैसे करी थी? ए लाइन से। ए लाइन, ए लाइन क्या थी? 0.73 WL माइनस 20, ठीक है, क्या? WL माइनस 20। जैसे ही हम लोग गए WL माइनस 20 पे तो 0.73 WL कितना दिया हुआ देखिए बेटा, 40 परसेंटेज में रखना है, 20 अगर पॉइंट पर रख देंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो लाइन कोई नेगेटिव में नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। 20 इंटू 0.73 इट इज 14.6। ये कितना आ गया? 14.6 आ गई। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिए, अब इसको हमें किससे कंपेयर करना था कि अगर मेरी IP की वैल्यू, जो मेरे क्वेश्चन में IP दिया हुआ है, अगर उसकी वैल्यू इस ए लाइन से ज्यादा होगी तो क्या होगा? क्ले होगा। अगर ए लाइन से कम होगी तो सिल्ट होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो IP कैलकुलेट कर लिए। तो IP की वैल्यू कितनी आएगी? WL माइनस WP से आएगी। तो WL कितना है? 40। WP कितना है? 18। तो ये कितना आ गया? 22 आ गया, 22% आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो IP की वैल्यू क्या हो गई? IP क्या हो गया? ग्रेटर देन किससे हो गया? 0.73 WL माइनस 20 से। तो मतलब हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा? अब दी ए लाइन। अगर ए लाइन से अगर हमारा अब लाई करेगा तो हमारी सॉइल कैसी हो गई? सॉइल क्लासीफाई एज क्ले। क्ले की तरह हम लोग क्लासीफाई करेंगे C। कोई दिक्कत? बेटा पेज नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, आप तो सीरीज लाइन में लाइन लिखते जाएंगे। तो सॉइल क्लासिफिकेशन को क्या करूंगा मैं? सॉइल, अगर मेरे को सॉइल को क्लासीफाई करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सॉइल क्लासीफाई करना है तो कैसे लिखा जाएगा? सॉइल क्लासिफिकेशन क्या हो गया मेरा? सॉइल क्लासिफिकेशन कोर्स और फाइन दोनों से रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो वो तो कोर्स में तो सैंड निकल आया और फाइन में क्ले। तो सॉइल क्या हो गई मेरी? SC। SC क्या हो गई? मेरी सॉइल हो गई SC। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? बेटा सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर क्या हो गया? हाँ बताएं। सही आंसर इज SC। किस किस को समझ में नहीं आया है वो पूछते रहिए मुझसे, ठीक है। बहुत इजी है। आप मेरा लेक्चर पहला वाला देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे। सॉरी, ये सॉइल क्लासिफिकेशन का था। तो मेरा दूसरा लेक्चर जो देखेंगे आप उसको बहुत आराम से कर पाएंगे। ये गेट में 2 मार्क्स का पूछा गया था, इसमें क्या था, इतना लंबा प्रोसेस लगा है, इसलिए क्या कहते हैं इतना टाइम लग गया। वरना तो देखिए तुरंत जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ते तुरंत पता चल गया कि भाई 980 ग्राम पास हो रही है उससे। अभी देखिए फटाक से कैसे होगा 980 ग्राम, मतलब 98% पास होगी। तो यहीं पे हमने सेंड लिख लिया, ठीक है। अब कैलकुलेटर में बैठे हुए हैं। कैलकुलेटर में क्या हो गया? हमें ये पता चल गया कि भाई 75 माइक्रोन से कम होने वाली 270 है, 75 माइक्रोन से कम पास होने वाली 27% ही है। तो परसेंटेज फाइनल मेरा कितना निकल आएगा? 27% निकल आया। तो मेरे को दिमाग में तुरंत आ गया कि मेरे को कोर्स और फाइन का फ्रैक्शन करना है। तो कोर्स और फाइन के लिए कोर्स पता चल चुका है और फाइन के लिए क्या करना है तुरंत मुझे? 0.73 WL माइनस 20, ठीक है, उससे मुझे ये पता चल गया। और तुरंत IP में यहाँ से पता चल गया 22, तो यहाँ से तुरंत पता चल जाएगा क्या आ जाएगा? अब लाइन SC। तो यहीं की बैठे बैठे हो गया आपका तुरंत SC, ठीक है। तो गेट में क्वेश्चन
लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड दिखते बहुत है, लेकिन वो एक लाइन में जाते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन को पेपर में लिखने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन है, इन ए श्रिंकेज लिमिट टेस्ट the volume and mass of a dry soil pet are found to be 50 centimeter cube and 88 ग्राम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक सिंगल लिमिट टेस्ट में हमने जो वॉल्यूम एंड मास ऑफ ए ड्राई सॉइल पेट का जो था वो हमने इतना देखा, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स इज 2.71 एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज द श्रिंकेज लिमिट इज। तो सबसे पहले तो ये बेटा ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि श्रिंकेज लिमिट टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो श्रिंकेज लिमिट टेस्ट बेटा बहुत डिटेल में मैंने अनअकैडमी आप ऐप ज्वाइन करिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है श्रिंकेज लिमिट टेस्ट। ठीक है, जिसको कोर्स पूरा जियोटेक का बहुत अच्छे से पढ़ना है तो वो आप सीधे अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करिए, यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करूँगा। ठीक है, बाकी कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी ऐप पे और रेगुलर चल रहा है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मान के चलिए, पहले तो मैं ये बता दूं श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट इज दैट लिमिट व्हेन द सॉइल reaches at saturation। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट है जब सॉइल क्या है सैचुरेशन पे पहुंच जाती है। जैसे सपोज करिए कि आपने एक सॉइल ली, उसको लिक्विड लिमिट पे कर दिया, मतलब इतना कि वो लिक्विड की तरह एक्ट करेगी। मतलब लिक्विड लिमिट वो लिमिट है जिसके बाद आप जो थोड़ा भी पानी डालेंगे तो वो सॉइल किस तरीके से एक्ट करेगी, लिक्विड की तरह अपनी सारी स्ट्रेंथ खो देगी। ठीक है, अगर आप पानी कम करते गए फिर एक लिमिट आएगी प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट आएगी, प्लास्टिक लिमिट में वो एज अ प्लास्टिक की तरह एक्ट करेगी। मतलब अगर आप उससे पानी थोड़ा सा भी कम करेंगे तो वो सीधे क्रम्बल होने लगेगी। अगर आप प्लास्टिक लिमिट से थोड़ा सा आप पानी डालते हैं तो वो क्या करेगा, प्लास्टिक की तरह, मतलब जैसे ही आप जिस फॉर्म में आप डिफॉर्म कर देंगे सॉइल वैसे की वैसे ही डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, फिर एक लिमिट आती है और पानी कम करते चले जाएंगे तो आएगी श्रिंकेज लिमिट। मतलब ये वो लिमिट होगी जब सॉइल क्या होगा, सैचुरेशन पे होगी। मतलब उसके सारे वॉइड्स में क्या होगा, पानी भरा हुआ होगा, ऑलरेडी सारे वॉइड्स में पूरा पानी भरा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर आप पानी घटाते जा रहे हैं, आपका वॉल्यूम भी कम हो रहा है। मतलब इसका इस तरीके से हो रहा है। देखिए, इसका एक ग्राफ अगर मैं बनाऊं, आपने देखा भी होगा बुक में, तो मैं बहुत आसानी से एक ग्राफ से समझा सकता हूँ आपको। मैं आपको एक ग्राफ से, जैसे ही आपने पानी कम करना स्टार्ट किया, यहाँ आ गया, यह है आपका श्रिंकेज लिमिट। और यहाँ पर क्या था, ये वॉल्यूम है सॉइल का और यहाँ पर है वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये आप चले थे लिक्विड लिमिट से, यहाँ पर आप आए प्लास्टिक लिमिट पे और यहाँ पर आ गए। अब सॉइल में क्या हुआ है, सारा का सारा पानी भरा हुआ है एकदम। अब आप फर्दर ड्राई करेंगे सॉइल को, तो अब ये बताइए कि क्या उसके वॉल्यूम में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि उनके वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेकिन मैं बता दूं कि कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप फर्दर पानी अब निकालोगे तो अब की बार वॉइड्स में कौन आने लगेगा, एयर आने लगेगा। बेटा आपने कंप्रेस नहीं किया है, केवल उसको ड्राई करना स्टार्ट किया है। ध्यान रखिएगा, कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, केवल ड्राई कर रहे हैं। तो ड्राई में पहले तो जो सॉइल के बाहर भी पानी था वो कम हुआ, जब वो कम हुआ तो डेफिनेटली हमारा जो वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अब केवल सॉइल सॉलिड्स में जो अंदर वॉइड्स है ना, उसी में पानी रह गया, तो वही सैचुरेटेड स्टेट है। तो सैचुरेटेड स्टेट के बाद आप जब फर्दर और पानी कम करेंगे तो आपके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो श्रिंकेज लिमिट इज दैट वाटर कंटेंट एट विच फर्दर डिक्रीज इन वाटर कंटेंट वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम सीजेस। फिर से बता देता हूँ, श्रिंकेज लिमिट इज दैट लिमिट when the soil reaches at saturation। सेकेंड पॉइंट एक और है, the shrinkage limit is that water content below which
बिलो विच द चेंज इन वॉल्यूम सीजेज, मतलब बिलो वो वाटर कंटेंट उसके नीचे जब हम जाएंगे तो हमारा वॉल्यूम में चेंज क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यही क्या है, हमारा श्रिंकेज लिमिट है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या पता करना है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, श्रिंकेज लिमिट पूछा है, मतलब वो लिमिट, वो वाटर कंटेंट, सीधे बोल रहा है कि वो वाटर कंटेंट हमें निकालना है जब हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो, 100% हो, 100% हो या फिर 1 हो। ठीक है, तो बस श्रिंकेज लिमिट के बारे में पता चलेगा, लेकिन श्रिंकेज लिमिट का इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो हमें W निकालना है कब, जब S की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो उसके लिए देखिए एक हमें बहुत कॉस्ट वही है, मतलब थोड़ा सा आप पीछे चलेंगे ना कि आपको क्या दिया हुआ, किससे आप निकाल सकते हो, तो बहुत आराम से करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता था, सहवाग, सहवाग पता था, सबको पता था। तो अगर सहवाग आपको पता था तो आपको देखिए ये तो वैल्यू क्या हो गई, इसमें देखिए S की वैल्यू 1, G की वैल्यू गिवन है 2.71। ठीक है, और आपको W निकालना है, W क्या करना है, निकालना है, बचा क्या, E निकालने के लिए देखिए आपको कितना अच्छा दिया हुआ है, E निकालने के लिए दिया हुआ है कि MS की वैल्यू, ड्राई मास का जो मास दिया वो दिया 88 ग्राम, देखिए लिखा है द वॉल्यूम एंड मास ऑफ ए ड्राई सॉइल पैट। ठीक है, उसका दिया हुआ 88 ग्राम। सॉइल पैट मतलब उसकी सॉइल पैट, सिंपल एक सॉइल का जो लोथा सा होता है उसको बोलते हैं सॉइल पैट, और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, तुरंत ये देखा तो आपने को पता चल गया भाई, रोडी निकाल लेंगे हम। तो रोडी क्या आएगा, 88 ग्राम पर 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा रोडी निकल के आएगा। तो रोडी का देखिए फॉर्मूला क्या, आंसर क्या आ गया, डिवाइड बाय 50, ये हो गया 1.6 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से मालूम है कि ये रोडी का जो फॉर्मूला होता है, ये रोडी का जो फॉर्मूला है वो होता है जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई के बराबर होता है। ठीक है, रोडी का फॉर्मूला होता है जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो इसमें आपको जी पता है, रो डब्ल्यू पता है, केवल ई तो निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्राम पर सीसी में आया तो रो डब्ल्यू की किस में होना है, हमारा ग्राम पर सीसी में। तो रो डब्ल्यू की वैल्यू ग्राम पर सीसी में कितनी है, देखो ग्राम पर सीसी में रो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 ग्राम पर सीसी दी हुई है। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्या, 1.6, जी की वैल्यू रखा आपने 2.71 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो यहाँ से देखिए ई की वैल्यू कितनी निकल के आई, ई की वैल्यू निकल के आई हमारी 0.69375। ठीक है, हमारा क्या निकल के आएगी, 0.69375 ई निकल आया। तो बेटा क्या है, सहवाग के लिए हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, यस आ चुकी है। तो सीधे पुट करिए 1 0.69375 इक्वल्स टू, ठीक है, डब्लू निकालना है। ठीक है, वो वाला कौन सा जो श्रिंकेज लिमिट में था, जी की वैल्यू 2.71 WS। बेटा देखा आपको, मतलब लग रहा था कि श्रिंकेज लिमिट, अरे सर ने तो बताया नहीं, लेकिन इसमें श्रिंकेज लिमिट का कोई यूज हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वर्ड्स होंगे बहुत रिडंडेंट होंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन आपको वो आता होगा। जस्ट बिकॉज आपने वर्ड नहीं पढ़ा है और एकदम आप उसे घबरा जाते हो, इसलिए क्वेश्चन छोड़ जाते हो। इसलिए बेटा क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, अटेम्प्ट करो, फिर भी क्लियर ना हो तब उसे छोड़ने की कोशिश करो, वरना अदरवाइज सारे क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते हैं। 0.69375 डिवाइड बाय 2.71। ठीक है, तो हमारा वाटर कंटेंट निकल के आया 0.256। ठीक है, 256 ही है। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना आएगा, 25.2.60%। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत आराम से चलना है, बहुत ज़्यादा आराम से। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको हमेशा ऐसे हाईलाइट करा करिए एग्जाम में। वैसे तो गेट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन लेने का ये वाला मकसद ये था कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते तो हैं लेकिन उसमें वर्ड देख के हम लोग तो छोड़ जाते हैं। वो केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, देखिए, इसलिए क्योंकि गेट वालों को पता इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग। ठीक है, ये 2006 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था।
अब बहुत कम कर दिए ऐसे लिंक डेटा क्वेश्चन, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स भी आने लगे हैं गेट में, ठीक है, आपको पता होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आने लगे हैं, जिसके में अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखा नहीं लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेटर है कि फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे बड़ी बात है फिल इन द ब्लैंक्स की गलत होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए और हाई रहती है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस होते नहीं तो पता ही नहीं चलता आंसर क्या होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए लोग पढ़ के जाओ, ऐसे हवा में कोई भी तुक्के नहीं देने हैं, ठीक है। तो अगला आप ये करते हैं, इसका ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये 2006 में आया था, 2 मार्क्स का लिंक डेटा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, लेबोरेटरी सीव एनालिसिस वाज कैरिड आउट ऑन अ सॉइल सैंपल यूजिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ IS स्टैंडर्ड सीव्स, ओके। आउट ऑफ 500 ग्राम ऑफ सॉइल यूज्ड इन द टेस्ट, 200 ग्राम वाज रिटेन्ड ऑन 600 माइक्रोन। 600 माइक्रोन है तो 200 ग्राम यहाँ पर रखी रह गई, 600 माइक्रोन। 250 ग्राम was retained on 500 माइक्रोन, 250 ग्राम retained on 500 माइक्रोन, ठीक है। और द रिमेनिंग जो 50 ग्राम बची थी, तो रिमेनिंग 50 ग्राम बची थी वो किस पर रखी रह गई, 50 ग्राम आ गई 425 माइक्रोन पे, 425 माइक्रोन पे। अब क्वेश्चन में सबसे पहला देखिए क्या पूछा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। टोटल कितना था ये बताइए, टोटल था हमारा कितना, 500 ग्राम। तो क्या हम लोग ये परसेंटेज निकाल सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज रिटेन्ड कितना रहेगा या परसेंटेज पासिंग कितना रहेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ का परसेंटेज पासिंग निकालते हैं, परसेंटेज पास सबका, परसेंटेज पास, ये तो रिटेन्ड रहेगा ना 500 में था, तो कितना परसेंटेज पास हो गया, 300, देखिए पूरा मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 60%, ठीक है। अगला इसका परसेंटेज पासिंग निकाल लेते हैं, इसका परसेंटेज पासिंग कितना होगा, केवल 50 पास किया, बाकी रिटेन्ड है, ठीक है। 50 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ठीक है, कितना आ गया, कितना हो गया बेटा, 10% हो गया, ठीक है। इसका ये तो इस पर रिटेन्ड है, कोई लेना देना नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में कितना भयानक क्वेश्चन पूछा गया भाई, समझ ही नहीं आ रहा था। 525 सर ने तो कुछ बताया नहीं था, लेकिन बेटा उसका कोई लेना देना था ही नहीं। आपको बस पता ये करना था कि उसमें 60% कितना पास होने वाला है, मतलब कौन किससे कितना पास हो रहा है, ताकि ये पता चल जाए कि 60% जो पास हो रही है सॉइल किस चीज से हो रही है और 10% से क्या हो रही है, सीधे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन सीधे उसने इसलिए पूछ लिया, CU यूनिफॉर्म कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, D60 बाई D10 पढ़ा था। और D60 क्या था, वो सीव का साइज जिससे 60% सॉइल क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक है। तो क्या हमें नहीं पता चल गया वो सीव का साइज जिससे 60% सॉइल क्या पास हो जाए, तो वो कौन सी है, 600 माइक्रोन है। कौन सी है, कौन सी है, 600 माइक्रोन है, तो डाल दो 600 माइक्रोन, ठीक है। अब D10 वो सीव का साइज जिससे 10% सॉइल पास हो रही, तो वो कौन सी है बेटा, 500 माइक्रोन है, 500 माइक्रोन है, ठीक है। तो CU की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1.2 निकल के आ गई भाई, आ गई 1.2, ठीक है। तो आंसर तो हमारा निकला है भाई ये 1.2, ठीक है, पहले वाले। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये लिंक डेटा क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसमें ये कंडीशन अप्लाइड होती है कि आपका दूसरा क्वेश्चन तभी चेक होगा जब आपको पहला आपने सही किया होगा, ठीक है। मतलब पहला आपने अटेम्प्ट किया होगा एटलीस्ट, तभी आपका दूसरा क्वेश्चन भी चेक होगा। अगर आप पहला अटेम्प्ट नहीं करोगे, कोई टिक नहीं लगाओगे, तो दूसरा भी चेक नहीं होता है। तो ये करना मस्ट होता है लिंक डेटा में, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अगला करते हैं, अगला देखिए अब क्या पूछा है कि क्लासिफिकेशन पूछा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अब आप देख पा रहे हैं कि कोर्स फ्रैक्शन है, ठीक है। वो तो हो गई ना बेटा कोर्स, क्योंकि 425 से छोटा होता है 75 माइक्रोन। जब 425 से कोई सॉइल पास नहीं हुई, सारी की सारी 500 में तो यहीं पर रिटेंड हो गई, तो फाइन में तो कोई जाएगी नहीं, तो उसका मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हमें सबसे कौन सी सीप पता होनी चाहिए, 4.75 mm सीप, 4.75 mm सीप की पता होनी चाहिए। अब जब ये बताइए कि 60% जो रिटेन्ड जो सॉइल है वो भी 600 माइक्रोन पे 200 ग्राम रिटेन्ड रह गई है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, 600 माइक्रोन पे 200 ग्राम रिटेन्ड रह गई। हो सकता है कि इसमें 4.75 का भी कुछ फ्रैक्शन हो, ठीक है, लेकिन मोर देन 50%, 60% तो 600 माइक्रोन से पास कर गई ना। और 600 माइक्रोन जिसको हम लोग 0.6 mm भी लिख सकते हैं, वो कम होता है किससे, 4.75 mm माइक्रोन से। इसका मतलब जो सॉइल
इसका मतलब जो सॉइल मेरी 600 माइक्रोन को पास कर जाएगी वो मेरी 4.75 mm को तो डेफिनेटली पास करेगी ना, ठीक है, बिल्कुल करेगी। तो इसका मतलब ये सॉइल में क्या है, 4.75 mm से पास होने वाली मोर देन 50% हो गई, मोर देन 50%। इससे क्या रिजल्ट निकला हमारा, मोर देन 50% पास 4.75 mmc। इसका मतलब सॉइल कैसी निकल के आ गई, पहले तो कोर्स ग्रेन की सॉइल कैसी आ गई, सैंड आ गई, सैंड, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब बेटा अब कोर्स ग्रेन सॉइल ही हमें पता करना है, फाइन का कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, इसका मतलब परसेंटेज फाइनर 0 आ रहा है। तो अगर आप जैसे ही लाइन देखोगे परसेंटेज फाइनर, वो मैंने जो लाइन बनाई थी परसेंटेज फाइनर की, तो वो 5% से भी कम आ रहा है, 5% से भी कम आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब केवल कोर्स का फ्रैक्शन होगा। केवल कोर्स में हमने कोर्स ग्रेन सॉइल पता कर लिया, लेकिन अभी उसका क्या बाकी रह गया है, ग्रेडेशन बाकी रह गया है। ग्रेडेशन बाकी पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए था, CU एंड CC। तो अब बेटा CU की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 1.2। CU की वैल्यू हमारी CU 1.2, जो भी सैंड के लिए, सैंड पता चल गया, सैंड के लिए CU की वैल्यू लेस देन किससे है, 6 से है। 6 से ज्यादा होगा तभी हमारा वेल ग्रेडेड होगा, अगर लेस देन 6 से तो सॉइल कैसी होगा। केवल दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। तो इसका मतलब सॉइल कैसी निकल आई, पुअरली ग्रेडेड निकल गया। तो सॉइल क्लासिफिकेशन हमारा होगा सॉइल क्लासिफिकेशन हुआ हमारा SP, ठीक है। करेक्ट आंसर इज अगेन ए, करेक्ट आंसर इज ए। मुझे लगता नहीं इसमें किसी को डाउट हो रहा है, जो मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ाया था सॉइल क्लासिफिकेशन का रिसेंटली, उसी से ही सारे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं फंस रहा है। इस तरीके से गेट में और भी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी आपके होते चले जाएंगे, कोई भी नहीं फंसेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। हमारे टोटल 3 प्रॉब्लम अब तक हो चुके हैं, तीनों ही हमारा एक सॉइल क्लासिफिकेशन का था, एक सॉइल प्रॉपर्टी का था, फिर से एक सॉइल क्लासिफिकेशन था। मिक्स्ड चला रहा हूँ ताकि आप बीच में ये ना हो कि, क्योंकि गेट में भी क्या होते हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके से पूरा जीरो टैग हो जाएगा, उसके बाद भी हम लोग मिक्स्ड काफ़ी सारे एंथुसियास्टिक हम क्वेश्चंस करेंगे, एंथुसियाज्म के साथ करेंगे, ताकि वो वाला एक एग्जाम वाला एक पैटर्न है, ताकि और जैसे जैसे मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन करूँ और आप लाइव मुझे तुरंत कमेंट लिखे दें सर ये आंसर था, ये सर ये आंसर, तब बहुत मजा आएगा, ठीक है। वो एंड में भी करेंगे अभी, लेकिन अभी फॉर द प्रैक्टिस ये सब भी हम अभी ये प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये गेट 2014 में आया था 2 मार्क्स का, ठीक है। कैसा, कितने मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन लेने का मेरा इसलिए मकसद था, एक टॉपिक था रिलेटिव डेंसिटी, जो सॉइल की बेसिकली दिस इज द रियल प्रॉपर्टी, ये रियल प्रॉपर्टी है, रियल जो रियल प्रॉपर्टी फॉर डेंसनेस। अगर मुझे पता करना है कि सॉइल मेरी डेंस कितनी डेंस है, तो असली प्रॉपर्टी जो रियल प्रॉपर्टी है जो मुझे इसको डिफाइन करेगी वो है मेरी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी वो प्रॉपर्टी है जो मेरी डेंसनेस को डिफाइन करेगी, ठीक है। चलिए, तो अब इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का RD, या फिर हम लोग इसको ID से भी लिखते हैं, E max माइनस E अपॉन E max माइनस E मिनिमम। बेटा ये फॉर्मूला होता है हमारा RD और ID का, कि E max माइनस E अपॉन रो E max माइनस E मिनिमम। अब देखिए इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, वो मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। यही आपका टास्क है, टास्क आप पता करिए, आइडेंटिफाई another फॉर्मूला ऑफ RD, ठीक है, जो किसकी टर्म्स में होता है, ड्राई डेंसिटी के टर्म्स में एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है। आप उसको आइडेंटिफाई करिए वो क्या फॉर्मूला होता है, और अपने शॉर्ट नोट में आप उसको ऐड करते जाइए, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट में आप उसको ऐड करते जाइए, अपने शॉर्ट नोट में क्या करिए, आप उसको ऐड करते जाइए, ठीक है। तो आप उसको पता करिएगा क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो पता करिएगा, और मैं चाहूँगा वो पता करेंगे अगर आप मेरे संग क्या कहते हैं लाइव जब चलेगा वीडियो, ठीक है, जब लाइव वीडियो अभी आप मेरे संग चैट पे क्या कहते हैं आप ये शेयर भी करेंगे,
मैं चाहता हूँ कि आप अभी वीडियो लाइव चल रहा है, आप उसी चैट में आप मेरे से शेयर करेंगे क्या फॉर्मूला होता है, जिसको आता है और जिसको अभी याद नहीं है लेकिन वो बुक से बाद में देख ले और उसको अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट में नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन ई मैक्स है 0.85, ई मिनिमम गिवन है हमें 0.5। ठीक है, एक गिवन क्वेश्चनलेस सॉइल हैज ई मैक्स एंड ई मिनिमम दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू full stop. In the field the soil is compacted to a mass density of this one 1800 kg per meter cube at a water content of 8%. ठीक है, take the mass density of water as 1000 kg per meter cube and GS as 2.7 और relative density निकालना है। तो बेटा देखिए ई मैक्स बदल गया, ई मिनिमम बदल गया, बचा क्या हम पे, केवल ई बचा है, सॉरी केवल ई बचा है। तो ई बचा करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, एक ही फॉर्मूला है डेंसिटी का जो हमें क्या करता है कि डायरेक्ट ई दे देता। वो कौन सा, ड्राई डेंसिटी का। ड्राई डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला था जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये पता था। लेकिन अगर हमें ड्राई डेंसिटी पता चल जाए, तो क्या हम लोग ई निकाल सकते हैं। ड्राई डेंसिटी पता करने का हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी था जो पता था, हमेशा रामबाण की तरह काम आता है। ये आता है रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। देखिए रो गिवन है, डब्ल्यू भी गिवन है, तो ये पता चल गया। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो क्या लिख सकते हैं, रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई लिख दिया। ठीक है, सारी वैल्यूज डाल दो। 1800 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08, जी की वैल्यू 2.7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। बेटा ये ई निकालना है, निकाल लो कितना आएगा ई, जल्दी बताओ। देखो मैं भी सॉल्व करता हूँ उधर, सॉरी। ई की वैल्यू आएगी हमारी 0.62, जैसे इसकी 0.62 आई है वो करेक्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो आर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई मैक्स की वैल्यू 0.85 माइनस 0.62, 0.85 ई मैक्स माइनस ई मिनिमम 0.5 इंटू 100। आर डी परसेंटेज में बताइएगा, परसेंटेज में बोला है तो परसेंटेज में इंटू 100, तो फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा, पॉइंट आंसर निकल के आएगा 65.71, 65.71 परसेंटेज, 65.71%। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, कितनी देर लगती है ये तो हमने धीरे धीरे लिखा, एक एक चीज करी है, तब जाके हमारा ये सब क्या कहते हैं इतना टाइम लगा भी। लेकिन अगर हम लोग इतना टाइम अगर नहीं लेते, धीरे धीरे नहीं करते, तो क्या हमारा इतना टाइम लगता, बिल्कुल नहीं, उतना टाइम हमें नहीं लगता। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा कि ज़्यादातर ये याद रखिएगा, जो सॉइल क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे। उसका ईएससी कन्वेंशनल में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है। तो हमेशा जो भी सॉइल क्लासिफिकेशन, क्योंकि उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा ना, थोड़ा अच्छा सा मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा मेंस के लिए। तो इसलिए उसमें आज तक मैंने तो कोई क्वेश्चन उसमें मेंस में एक भी क्वेश्चन मैंने सॉइल क्लासिफिकेशन का नहीं देखा। हाँ, सॉइल प्रॉपर्टीज के बहुत क्वेश्चंस आए हैं, आते हैं और आगे आते भी रहेंगे। जैसे रिलेटिव डेंसिटी 4 मार्क्स में बहुत आराम से पूछ सकता है, 6 मार्क्स में पूछ सकता है। ईएससी का कोई मतलब नहीं है, कोई कोई को तो वो 6 मार्क्स में इतना लेंथी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या कहते हैं कि मतलब जो 12-12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो भी 5 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो 6-6 नंबर के वो 20 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारा एग्जाम में स्ट्रेटेजी है, यही हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा क्या कहते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी एग्जाम मेरा खत्म होगा। ये नहीं कि अपने ईगो में आपने नहीं, ये तो मुझे बहुत अच्छे से डाला टॉपिक, भले वो 20 मिनट लेता हो आप उसमें कर दे, 20 मिनट में बेटा 5 मिनट वाले 3-4 क्वेश्चन और कर लेंगे। समय ना एक की वजह आपके 3 कम क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस रेगुलर टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये 2 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी पी लें।
याद है मैंने पहला, जब आपको मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने बताया था, और बताया था उसमें कि कौन सा ज़्यादा इकोनॉमी होगा, कौन सा ज़्यादा हम लोग सबसे सस्ता पड़ेगा। उस पर गेट 2015 में क्वेश्चन आया था, हलवा से 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन लोगों की ऐसी हवा खराब हो गई, इसको करके नहीं आए। ठीक है, तो बेटा डरने की बात नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 नंबर में 2 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, गेट 2015 में ये 2 मार्क्स का आया था। ठीक है, और जो मैं आपको करवा भी चुका हूँ, आई होप सबने कर भी लिया होगा। जिन नालायकों ने नहीं किया है वो अब मेरे संग कर लें और आगे फिर से प्रैक्टिस करें घर जाके। ऐसे काम नहीं चलेगा, ढंग से पढ़ाई करो। मैं बता रहा हूँ, जो ऐसे ये आलसी बना और ये बेटा क्या मतलब है जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तुम कुछ कर नहीं रहे हो, समझ रहे हो? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सिलेक्शन उनके ही होते हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक है, तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो सोचो कि हाथ में सामान आ जाए, कौन आएगा? कोई हाथ में सामान नहीं देके जाएगा। कोई ऐसी थोड़ा नौकरी मिल जाएगी, आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो। बहुत टफ है नौकरी लेना आज के टाइम में, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। ऐसे आप आलसी और इतना आलसपना और मतलब इतना अवॉइड करोगे चीज़ों को तो आपका सिलेक्शन नहीं होना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इतना लहलाजी मत दो, सीरियस रहो अपने उसके लिए। जब मैं इतना सीरियसली आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए क्वेश्चन छाट के लेके आऊँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं रह ना जाए। आपको मैं बिल्कुल एकदम आइडेंटिफाई करें वो क्वेश्चन, ताकि आपके और सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाए। ठीक है, आपको सिर्फ देख के भी मेहनत करने की नहीं हो रही है कि बस आपको लाइन से क्वेश्चन लगाने हैं, तो ऐसे थोड़ा चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमें कोई अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं, हम तो बैठ जाएंगे, हमें तो हमारे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे? तो आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सिलेक्शन नहीं लेंगे, अगर आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन नहीं लेंगे तो हमारी भी ग्रोथ नहीं है। आपकी ग्रोथ से ही हमारी ग्रोथ है, समझ रहे? आप सिलेक्शन लेके आएंगे, हमारा नाम होगा भाई इस फैकल्टी ने पढ़ाया था, भाई आगे बच्चे और आएंगे आपके नाम से। आप बेटा पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। An earth embankment is to be constructed with a compacted cohesionless soil. ठीक है, कंस्ट्रक्टेड करना है। द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, बेटा एम्बैंकमेंट का हमें वॉल्यूम पता चल चुका है, ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हमें पता चल चुका है कितना है, 5000 मीटर क्यूब। एंड टारगेटेड ड्राई डेंसिटी जिसको उन्होंने गामा डी के नाम से दिया है, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट इज 16.2 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। ठीक है, 3 नियर बाय साइट्स फिगर बिलो में देख सकते हैं, 95 फ्रॉम वेयर रिक्वायर्ड सोइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सबके किलोमीटर्स भी दिए हुए हैं, तीनों साइड दी हुई है एक्स वाई जेड। ठीक है, और सबके वॉइड रेशियो दिए हुए हैं फिगर में। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 2.7, तीनों साइड्स के लिए सेम है। इफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन। ठीक है, सपोज करो, ठीक है, उन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है, लेट यहीं पर कर लेते हैं, लेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 2x कर लें अगर, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन कॉस्ट ये है पर किलोमीटर। एक्सकेवेशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पर x हो जाएगी पर मीटर क्यूब, जब बोरो पिट से हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, अब बोला विच साइड शुड बी चूज एज द मोस्ट इकोनॉमिक सॉल्यूशन। तो क्या बताइए, ये आसान नहीं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अब करेंगे। सबसे पहले तो आपका काम यही है कि देखिए हमने वॉइड रेशियो से कुछ रिलेट किया था, आपको याद आ रहा होगा। वॉइड रेशियो से कैसे रिलेट किया था पहले आप समझ लीजिए। जो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड +1 कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ +1, इसको ये तो क्या हो जाएगा VV प्लस VS अपॉन VS, एंड VV प्लस VS कंबाइंडली, VV प्लस VS इसको हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम V। तो 1 + E कितना हो जाएगा मेरा, 1 + E इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन VS। और VS के यहाँ से हम लोग VS बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। ये मेरा लिखाने का फंडा ये था, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जब भी हमारा ट्रांसपोर्ट होगा तो जो मैं डेंस करूंगा उस सॉइल को या जो भी करूंगा वहाँ पर, तो मेरा केवल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में कोई चेंज नहीं आएगा। भाई सॉलिड कहीं गायब थोड़ा हो जाएंगे, वॉइड्स मेरे कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो हवा है, किसी में पानी है, पानी निकल गया, हवा निकल गई तो वॉइड्स कम हो गए, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गया। सॉलिड तो सॉलिड ही रहेंगे ना, उसको तो ना आपको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि ध्यान रहेगा। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, आपको स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 करना है क्या, वॉइड रेशियो
इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम ईएससी के लिए आंसर लिखते हैं, इसलिए मैं वो पहले जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप थे उसको मैंने ऐसे ही कर लिया। अब मैं थोड़ा स्टेप में आपको पढ़ाऊंगा ताकि दोनों का आपका मिक्सअप हो जाए कि आपको जल्दी और स्टेप में आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, पहले लेट लिख लेना। ठीक है, लेट लिखने के बाद ये डायग्राम में ये सब, और उसके बाद वॉइड रेशियो स्टेप 1 में क्या करना है, वॉइड रेशियो ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट लिख लो। सबसे पहले आपको क्या पता करना है, वॉइड रेशियो ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का आपको वॉइड रेशियो पता करना है। तो अगर एम्बैंकमेंट का वॉइड रेशियो पता करना है तो आपको पता ही है कि गामा डी का फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। भैया बेटा गामा डी दिया हुआ है तो यहाँ पर ये डेंसिटी होगा वो भी किसके फॉर्म में होगा, गामा डब्ल्यू के फॉर्म में होगा। मैं आपको सबसे पहले चैप्टर में आपको मैं जो वीडियो दिया उसमें मैं बता चुका हूँ। गामा डी की वैल्यू हमारी 16.2 है। ठीक है, जी की वैल्यू मेरे को दी हुई है 2.7। ठीक है, गामा डब्ल्यू की वैल्यू सबको मालूम है कि 9.81 होती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये ध्यान नहीं है, गेट में ये बहुत नाटक होता है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। जैसे जी मेरे आपके सामने मैंने ये गलती करी है, लेकिन क्योंकि मैं इतनी बार गेट दे चुका हूँ तो मेरा तुरंत नज़र चली गई। ठीक है, मुझे पता है कि किस तरीके से गलतियाँ होती हैं। ठीक है, इसलिए मेरी तुरंत मिली गई, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे होंगे आपकी नज़र नहीं जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन में जो भी यूनिट वेट ऑफ वाटर दे वही हमें लेना है, जो भी क्वेश्चन में यूनिट वेट ऑफ वाटर दे वही हमें लेना है। तो गामा डब्ल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, 1 प्लस ई आ गया। तो यहाँ से ई पता कर लीजिए क्या होगा, ई पता कर लीजिए क्या होगा जल्दी। ई की वैल्यू निकल के आएगी 0.667। ई की वैल्यू निकल के आई 0.667। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं। चलिए स्टेप 2, अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ठीक है, टोटल कॉस्ट पता करेंगे। टोटल कॉस्ट टू बोरो, टोटल कॉस्ट टू बोरो soil from the site X. Total cost to borrow soil, total cost to borrow soil from site X. ठीक है, तो अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हम लोग टोटल कॉस्ट पता करेंगे कि साइट X है कितनी सॉइल लाई है। तो बेटा मैं ये दूसरी शीट पे चल रहा हूँ, ये वैल्यू याद रखिएगा। साइड एक्स की जो सॉइल है वो 0.6 है और टोटल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है, 5000 है। ठीक है, तो जरा अगली शीट पे चलते हैं, यहाँ जगह नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, वही स्टेप में स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 का जो वॉइड रेशियो था वो 0.6 था। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखिए, पहले तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं टोटल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लोग निकाल लेते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका हर जगह काम में आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमें क्या 1 प्लस इसको लिख लेते हैं एम्बैंकमेंट का वॉइड रेशियो को वी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट अपॉन वी एस। ठीक है, तो वी एस हमारा निकल के आ गया, हमारा वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आ गया 5000 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना आया था, 0.667 आया था। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा कितना निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा निकल के आया है 3000 मीटर क्यूब। 3000 मीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा हर जगह सेम रहेगा तो मुझे कितनी, अब बेसिकली यहाँ मेरा एम्बैंकमेंट का टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। अब मुझे बस यही पता करना है मेनली, क्योंकि किलोमीटर तो दिए हैं और किलोमीटर की कॉस्ट भी दी हुई है। मुझे यही पता करना है कि मैं अब कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉइल मुझे बोरो पिट से लानी होगी ताकि मैं इस वॉइड रेशियो के लिए, ठीक है, 5000 मीटर क्यूब का एम्बैंकमेंट बना सकूं। ठीक है, अब वहां पर मेरे को ये वॉल्यूम इसलिए पता करना है क्योंकि वहां पर वॉइड रेशियो मेरा अलग है और साइड पे मेरा वॉइड रेशियो अलग हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे बोरो पिट के लिए। ये तो एम्बैंकमेंट के लिए था स्टेप 2 में ही, ये एम्बैंकमेंट के लिए था। अब बोरो पिट एक्स के लिए। ठीक है, बोरो पिट एक्स के लिए क्या होगा, 1 प्लस ई एक्स इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वी एस। वी एस कॉन्स्टेंट रहेगा, ये होगा वी एक्स टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्स। तो वी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी मेरी, कितनी आ गई देखिए, ई एक्स हमें पता है 0.6 इंटू 3000 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आया है। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम हमारा निकल के आएगा मल्टीप्लाई बाय 48
मीटर क्यूब। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट एक तो होगी हमारी एक्सकेवेशन की कॉस्ट, एक्सकेवेशन कॉस्ट, और दूसरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। एक एक्सकेवेशन कॉस्ट है और दूसरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। तो एक्सकेवेशन कॉस्ट मेरी क्या थी? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज 2 टाइम्स द एक्सकेवेशन कॉस्ट। ठीक है, तो एक्सकेवेशन कॉस्ट मैंने मानी थी x पर मीटर क्यूब की, लेकिन टोटल एक्सकेवेट मेरा कितना हुआ? 4800। ठीक है, ट्रांसपोर्ट शायद 140 किलोमीटर था मेरा एक साइड, वो भी अगली बार से ध्यान रख लेंगे। ठीक है, नहीं तो कुछ होगा तो चेंज कर लेंगे, अभी के लिए 140 कर लेते हैं इंटू 2x। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो आंसर निकल के आएगा टोटल कॉस्ट x के टर्म में, वो निकल के आया 5080x। वॉट आर इधर यूनिट रुपीज मान लो, रुपीज में हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5080x हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 140 ही था, बहुत अच्छा। तो यहाँ का कॉस्ट निकल के आ गया रुपीज 5080x। ठीक है, ये मेरा निकल के आ गया। अब अगला आ जाते हैं, साइड वाई पे आए थे। साइड वाई का याद रखिएगा 80 किलोमीटर और 0.7 है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। हमारा VS निकल चुका है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हैं वो निकल चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा आ चुका है, हमने कैलकुलेट किया था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा कितना निकला था? 3000 मीटर क्यूब आ गया था। ठीक है, तो साइड वाई की तरफ चलते हैं जिसमें 80 किलोमीटर है वो। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बार बार नहीं निकालना होगा, अब सीधे मैं बोरोपिट का निकालूंगा। ठीक है, तो स्टेप 3, टोटल कॉस्ट फॉर बोरोपिट वाई। ठीक है, तो मुझे VS पता है कितना? 3000 मीटर क्यूब, 3000 मीटर क्यूब। इसके अलावा वॉइड रेशियो कितना था? एक बार देख लेते हैं वॉइड रेशियो। स्क्रीन जाएगी, थोड़ा दिक्कत होगा। वॉइड रेशियो 0.7 था। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखे रहने दीजिएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो EY मुझे गिवन है 0.7 गिवन है, 0.7 गिवन है, तो 1 प्लस 0.7 में डायरेक्ट ले रहा हूँ, बार बार एक ही फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाई से कितना लेके आना है? अपॉन 3000 VS का। ठीक है, तो यहाँ पर VY मेरा निकल के आएगा, VY निकल के आएगा 5100 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मुझे यहाँ टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो सबसे पहले वही जो एक्सकेवेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो एक्सकेवेशन कॉस्ट तो ये हो गई 5100x प्लस 80 किलोमीटर था इंटू 2x। तो ये निकल के आ गई मेरी 5260x। ठीक है, ये मेरा y का निकल के आ गया, ध्यान रख लीजिएगा y का आ गया। ठीक है, y का आ गया। अब चलते हैं लास्ट पार्ट है मेरा z के लिए 100 किलोमीटर है और e की वैल्यू 0.64। तो चलते हैं अब लास्ट ऑप्शन है स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? टोटल कॉस्ट पता करनी है फॉर बोरोसाइट Z के लिए हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है। तो हमें अच्छे से मालूम पता चल चुका है कि EZ हमें 0.64 दिया है, तो 1 प्लस 0.64 वॉल्यूम ऑफ Z डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे BZ टोटल वॉल्यूम ऑफ साइट Z के लिए निकल के आएगा मेरा 4920। देयरफॉर टोटल कॉस्ट तो सबको समझ में आ चुका होगा, 4920x प्लस 100 किलोमीटर था इंटू 2x। तो ये मेरा निकल के आ गया प्लस 5120
एक्स। ठीक है, ये मेरा किसका निकल गया है, जेड का। ठीक है, तो अब जेड में हम लोग ये डाल देंगे, पुट कर देंगे जेड में। जेड में निकल के आया मेरा 5120 एफ, और इसमें मेरा निकल के आया था 5260 टोटल कॉस्ट। अब आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि कौन सी साइड हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगी। वही साइड हमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगी भाई, जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होगी वही हमें सबसे ज़्यादा क्या पड़ेगी, इकोनॉमिकल पड़ेगी। तो इसका मतलब साइट एक्स इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, क्योंकि उसकी कॉस्ट सबसे कम है। इसका राइट आंसर क्या है, साइट एक्स। यही आंसर था और यही सही था। ठीक है, ये था आपका आसान सा क्वेश्चन। ये तो मैंने पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखा है, वरना देखिए झटके से आप कैलकुलेटर लीजिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप पता कर लीजिए। जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप पता कर लेंगे, सीधे कैलकुलेटर में करना है सीधे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ई, बाकी तो आपको सब आसान सा ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका ESE 2012 का क्वेश्चन आया था, 6 नंबर का। जरा क्वेश्चन की आप स्थिति देखिए क्या पूछा है, जो कि मैं आपको 10 बार करा चुका हूँ। एकदम बकवास का क्वेश्चन है जिसमें कुछ भी नहीं है। वो क्वेश्चन कह रहा है सॉइल सैंपल हैज अ पोरोसिटी 40%। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। केवल 2 चीज दी हुई है, पूछा क्या क्या है, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, चलिए बहुत आसान सा अभी कर लेते हैं इसको। ऐसे लिखिए, ये ESE का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ढंग से करेंगे। ठीक है, गिवन, पहले यहाँ पर आएगा गिवन। गिवन है हमें n इक्वल्स टू 40%, इसको हम लोग 0.4 भी ले सकते हैं, और g दिया हुआ है 2.67। ठीक है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट, पहला है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो के लिए हमें अच्छे से मालूम है कि E की वैल्यू वो इसके टर्म्स में क्या होती है, n/1 माइनस n होती है। तो E इक्वल्स टू 0.4 डिवाइड बाय 0.6। E की वैल्यू मेरी निकल के आएगी 0.67 निकल के आएगी। E इक्वल्स टू कितना आ गया, 0.67। ये पहला पार्ट क्या था, 2 सेकंड में। 6 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, इसे हार्डली पूरे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट में आज पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपनी स्पीड से करोगे। ठीक है, अब पूछा ड्राई डेंसिटी, और लो बकवास का क्वेश्चन एक और, ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी हमें बहुत अच्छे से मालूम है, रो डी। डेंसिटी यूनिट वेट नहीं पूछा, डेंसिटी पूछा, तो रो डी लिखेंगे। रो डी का फॉर्मूला होता है G/ρW अपॉन 1 प्लस ई। दूसरा क्वेश्चन पूछने का उसका मतलब यही था, क्योंकि ई को निकलवा चुका था, तो भाई बहुत आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो रो डी, जी की वैल्यू में भाई दे दी है उसने, ताकि हम लोग ये वाला कर सकें। 1000 होती है रो डब्ल्यू की वैल्यू, ई की वैल्यू उसने हमसे निकलवा ली। ये आप ही करो सब, हम तो कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, आपको तो बस 2 चीज़ें दे देंगे, सब निकालो, निकालेंगे भाई, सब निकाल लेंगे। नंबर चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, सब करेंगे हम। ठीक है, आपकी रोडी की वैल्यू निकल के आएगी 16.1602 kg पर मीटर। ठीक है, ये आपका रोडी दूसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझते चलिएगा मैं कहाँ से क्या जा रहा हूँ। तीसरे में आ जाइए। तीसरा अब कह रहा है यूनिट वेट निकालना। बेटा देख लिया, पहले डेंसिटी, पहले ड्राई डेंसिटी पूछा था, अब क्या यूनिट वेट। यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 50% सैचुरेटेड। ठीक है, क्वेश्चन गलत लिखा, वैसे होना ही चाहिए था यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एट 50% सैचुरेटेड। तो बेटा यहाँ पर अब की बार उसने एस दे दिया, 0.5 दे दिया है उसने, और पूछा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल पूछा, तो मतलब किसका पूछा, पूरी सॉइल का बल्क पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, G प्लस SE अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। इसमें जी भी पता है, क्वेश्चन में दिया है, एस उसने दे दिया क्वेश्चन में 0.5, ई हमसे निकलवा लिया, गामा डब्ल्यू सबको पता होता है 9.81। क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं दिया बेटा, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं देंगे तो गामा डब्ल्यू हमें 9.81 ही मानना है, अपना ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाएंगे कि भैया 10 से आसानी से हो जाता नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, चाहे गेट हो चाहे ESE, आपको 9.81 से ही सॉल्व करना है। तो ये हो गया 2. स्पेसिफिक ग्रेविटी इधर है, यहाँ पर 0.7 दी थी, 2.7 दी हुई, यहाँ गलत हो गया, देखा नहीं मुझे। 2.7 पिछले का याद था, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैंने अभी देख लिया और करेक्ट कर लिया। 2.7 इसको भी हटा देते हैं, नीचे ड्राई डेंसिटी जो आएगी, ठीक है।
1620 आगे पीछे हो गई डिजिट 1620 kg पर मीटर क्यूब। हाँ तो 2.7 यहाँ पर आ जाते हैं वापस प्लस 0.5 E 0.67 1 प्लस 0.67 इंटू 9.81 गामा बल्क कितना आया? करो कैलकुलेट करो सब जने, करिए करिए। आपका यूनिट में निकल के आएगा बल्क 17.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये 9.81 किस में होता है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो वही उसकी यूनिट भी हो जाएगी। ठीक है, गामा बल की। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, बहुत आसान था। अब कह रहा है यूनिट वेट इफ द सॉलिड इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। ठीक है, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये वाला मैं रब कर देता हूँ थोड़ा, इसी में हो जाएगा मेरा लास्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट चलते हैं, फोर्थ वन के लिए उसने कहा कि भाई एस की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए, 100% सैचुरेटेड। अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पूछा, तो मतलब क्या पूछा हमने? गामा सैचुरेटेड पूछा है। गामा सैचुरेटेड भी हमने किससे ड्राइव किया था? हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो गामा डब्ल्यू भी है, ये गामा सैचुरेटेड भी किससे ड्राइव होता है? गामा बल्क से ही होता है। जब गामा बल्क में डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू आप 1 कर दोगे तो देखिए हमारा फॉर्मूला वहीं से निकल के आएगा। क्या आ गया? G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। भैया आ गया, बस एस की वैल्यू 1 करनी थी, हमें सारी वैल्यू गिवन है। गामा सेट G प्लस ई, जी की वैल्यू 2.7, मल्टीप्लाई बाय 9.81। तो यहाँ से गामा सेट निकाल लीजिए फटाफट, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। गामा सेट निकालिए, गामा सेट। मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये रियलाइज रहे कि मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ और आप कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। गामा सेट की वैल्यू आई हमारी 19.8162 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 19.8162 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारी गामा सेट की वैल्यू आ चुकी है। इज दैट क्लियर? ये हमारी गामा सेट की वैल्यू होगी। तो ये हमारा 4 पार्ट थे और वो मैंने इतनी धीरे धीरे करके कराया। आप सोचिए आपके एग्जाम में होते आप इसको हार्डली 2 या 3 मिनट लेते, खटाखट पूरा आप एक बार में सॉल्व कर देते। तो ESE 2012 का बहुत ही आसान बकवास सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़िए और बताइए कि क्या मैंने ये क्वेश्चन करवाया है कि नहीं। ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ साथ साथ आके। Soil is to be excavated from a borrow pit which has a density of 1.75 ग्राम पर cc। बोरो पिट से लेके आ रहे हैं जहाँ की डेंसिटी 1.75 ग्राम पर cc है और उसका वाटर कंटेंट भी दिया है 12%। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स की 2.7 दी हुई है। द सॉइल इज कॉम्पैक्ट की गई सो दैट वाटर कंटेंट इज 18%। जहाँ भी साइड पे है लेके गए हैं वहाँ पर 18%। और ड्राई डेंसिटी कितनी हुई है बेटा? जब कॉम्पैक्ट करेंगे तो डेंसिटी कम होगी, उसकी डेंस हो जाएगी ना। सॉरी सॉइल डाला गया, कॉम्पैक्ट किया गया। ठीक है। जब पानी डाल देंगे तो पानी ज़्यादा, पहले से 12% था और अब की बार पानी हमने ज़्यादा डाल दिया हो ना, तो ज़्यादा जब डाल देंगे तो वो सॉइल क्या होगी? और ज़्यादा और कम डेंस हो जाएगी। ठीक है, पानी का वॉल्यूम ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए वाटर कंटेंट हमने इंक्रीज़ किया। जब वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली जब जो वॉइड्स होंगे उसमें सॉलिड्स को रिप्लेस करके जब पानी चला जाएगा तो उतनी ही वॉल्यूम में ज़्यादा पानी, सॉलिड के पार्टिकल्स कम है, पानी ज़्यादा, तो डेफिनेटली जो टोटल डेंसिटी होगी वो सॉइल की, ओवरऑल सॉइल की, वो कम हो जाएगी। क्योंकि आपको भी मालूम है सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो जो लेस डेंसिटी वाला जितना ज़्यादा हाई डेंसिटी को रिप्लेस करेगा उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी कम होती चली जाती है किसी भी चीज़ की। अब उसने पूछा है कि अगर
1000 मीटर क्यूब का सॉइल है फिल्म है कि जहाँ पर हमने लाके उसको पटका है बोरोपिट से। ठीक है, तो अब हमें क्वांटिटी एस्टिमेट करनी है जो भी हमें बोरोपिट से लेके आनी है। तो दूसरा कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, और साथ साथ क्या है कि ऑल्सो डिटरमाइन द वाटर रेशियो ऑफ द सॉइल इन बोरोपिट एंड फिल। हाँ तो ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले काम ही यही करना है क्योंकि हमें आता ही किससे है, हमें आता ही वॉइड रेशियो से। वही हमें सर ने सिखाया है, वही सबसे आसान भी तरीका है कि भाई किसी भी बोरोपिट और फिल का कोई भी वॉल्यूम हमें पता करना हो तो भैया वॉइड रेशियो से निकालेंगे, बाकी तो हमें कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दो चीज़ें बना लेते हैं। पहले कर लेते हैं बोरोपिट, फिर दूसरा इधर कर लेते हैं फिल, बोरोपिट एंड फिल। ठीक है, तो बोरोपिट में हमें गिवन क्या क्या है, बोरोपिट का वाटर कंटेंट 12% दिया है और और हमें डेंसिटी दी हुई है, ड्राई डेंसिटी तो ओवरऑल डेंसिटी दी हुई है, रो दिया हुआ है। सेवल डेंसिटी 1.75 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है। ठीक है, फिल का हमें वाटर कंटेंट दिया हुआ 18% और यहाँ पर फिल का जो ड्राई डेंसिटी है वो दे दिया है। हाँ जी बेटा, अभी ये मैंने पढ़ा ही नहीं, यहाँ तो ओवरऑल डेंसिटी है तो इसकी ड्राई डेंसिटी तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। देख लेते हैं एक बार पानी डाल के हुआ क्या होगा, वो हमें जब कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ρ/1 + W, 1.75 डिवाइड बाय 1 + 0.12। देखिए मैं दिखाता हूँ आपकी यहाँ पर ड्राई डेंसिटी निकल के आई 1.5625। ठीक है, ग्राम पर सीसी। जो मैं पहले बोल रहा था ज़्यादा है कम है वो सही बात है, ये तब होने लगेगा। होता क्या है कि कॉम्पैक्शन हम लोग पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि जैसे जैसे हम लोग आपने पढ़ा हुआ कॉम्पैक्शन कर, तो जैसे जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाते हैं सॉइल में तो पहले तो क्या होता है उसका ड्राई डेंसिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल एज अ वाटर जो सॉलिड पार्टिकल में एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है और वो सॉइल को उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो कम करके आपस में बहुत ज़्यादा पास पास लेके आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उतनी हमेशा इंक्रीज करती है, नहीं, एक टाइम के बाद फिर फर्दर डिक्रीज भी करती है। तो जिस टाइम के बाद जिस वाटर कंटेंट में जब ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम पहुंच जाती है उसी को हम लोग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बोलते हैं और उसके बाद कम भी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको वो कम वाला बता दिया था। ठीक है, लेकिन अभी वाटर जो है OMC पे पहुंचा नहीं है। ठीक है, अभी मतलब जो भी वाटर कंटेंट हम इस तरीके से ऐड कर रहे हैं कि ड्राई डेंसिटी मेरी बढ़ ही रही है। ठीक है, तो मेरा बोरोपिट की ड्राई डेंसिटी 1.5625 है और जो क्या कहते हैं फिल की जो ड्राई डेंसिटी है वो है 1.65। अब दोनों से हम लोग जी की वैल्यू 2.7 के मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा हम लोग वहाँ पर एक बार आगे दोनों का वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, बोरोपिट मैं भूल जाऊंगा, पहले लिख लेता हूँ 1.5625 1.65 ग्राम पर सीसी। बोरोपिट कैसा लग रहा है, ये पता नहीं क्या बना दिया। और दूसरा फिल, दोनों पैरेलल चलाते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ जी की वैल्यू हमें 2.7 दी हुई है, भैया भूलना नहीं है। तो सबको मालूम है रो डी का फॉर्मूला होता है, फिर से मैं लिख देता हूँ जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। ठीक है, तो रो डी हमें पता है 1.5625 ग्राम पर सीसी, जी की वैल्यू 2.7। अब क्योंकि ग्राम पर सीसी है तो रो डब्ल्यू हम 1 लेंगे और यहाँ पर निकाला है 1 ऑफ ई। अब बोरोपिट है तो उसको मैं ई भी लिख देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ भी लिख देता हूँ, फॉर्मूला मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, सीधे लिखूंगा 1.65 = 2.7 × 1 ग्राम पर सीसी में और 1 + ई फिल लिखना है तो एफ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ई भी निकाल लो, ई भी निकालो फटाक से निकाल लो। ईवी का फॉर्म ईवी के निकल के आएगी यहाँ पर 0.728। बताओ, मैंने कर लिया जल्दी जल्दी, मैं यही दिखा रहा हूँ कि आप लोग देखते कितनी जल्दी कर पाते हैं।
जबकि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ई एफ निकालिए 2.7 डिवाइड बाय 1.65 0.636 0.636 हमारा क्या निकल के आ गया। एक का वॉइड रेशियो बैकफिल का हमारा 0.728 निकल के आ गया और एक का बैकफिल का वॉइड रेशियो हमारा कितना निकल के आ गया, फिल का कितना निकल के आ गया 0.636। ठीक है 0.636। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या हो गया। ठीक है 0.728 0.636 0.728 आ गया और 0.636 आ गया। ठीक है यहाँ पर ई निकाल लेता हूँ, ई भी 0.728, यहाँ पर ई एफ निकल के आ गया 0.636। अब बोला है कि 1000 मीटर क्यूब है फिल्म है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फिल्म मेरा कितना दिया हुआ है 1000 मीटर क्यूब। पूछा है कि क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी एस्टिमेटेड। अब कितनी क्वांटिटी करनी होगी बेटा, हमने कर भी चुके हैं क्या, बहुत बार कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। ठीक है कोई बात नहीं है, फिर से कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बार बार इसलिए प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि आप भूलो ना, और आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक ही था तरीका कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, उसी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या करेंगे बोरोपिट में रिप्लेस कर देंगे। तो पहले हमें पता है कि ई एफ दिया है, वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, वॉल्यूम ऑफ जो फिल है उसके बराबर होगा टोटल सॉलिड ऑफ, इसको हटा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ फिल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो फिक्स ही रहेगा, फिल का क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ले लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पर दोनों तरफ +1 करूंगा, +1 ठीक है तो 1 प्लस ई एफ मेरा निकल के आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ, अब लिख लेता हूँ टोटल वॉल्यूम ऑफ फिल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा निकल के आ गया 1000। ठीक है 1 + 0.636। ठीक है तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा निकल के आ गया 611.11 मीटर क्यूब। ठीक है ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिल से निकल के आ गया। अब यही मैं बोरोपिट में रिप्लेस कर देता हूँ। बोरोपिट में रिप्लेस करने के लिए क्या होगा, मुझे पता ही है कि 1 + ई बी इसके बराबर होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट जो भी मुझे लेके आना है अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वी बी कितना होगा, वी बी वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोरोपिट होगा 0. कितना निकला था 0.728 निकला था। ठीक है मुझे याद आ गया है, वरना तो मेरी आदत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है 611.11। ठीक है तो वी बी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, कितना मुझे लेके आना होगा 1056 मीटर क्यूब की। जब मैं बोरोपिट की सॉइल लेके आऊँगा तब मैं उससे 1000 की मीटर क्यूब का मैं क्या करूँगा फिल बना सकता हूँ उसी पर्टिकुलर ड्राई डेंसिटी का। जब मैं इस ड्राई डेंसिटी का बोरोपिट से, जो इसकी बोरोपिट की ड्राई डेंसिटी थी, ठीक है उस ड्राई डेंसिटी का जब मैं सॉइल 1056 मीटर क्यूब लेके आऊँगा तब मैं फिल की जो मुझे ड्राई डेंसिटी अचीव करनी है उसका 1000 मीटर क्यूब में बना पाऊँगा। ठीक है ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये था ए पार्ट। अब जरा बी पढ़ लेते हैं, लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, ये था ए पार्ट। बी क्या है देखिए, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, कि अब भैया इसको 12% से लेके 18% करना है तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। मतलब अमाउंट मतलब क्वांटिटी में पूछा है, मतलब मीटर क्यूब में पूछा, मास ऑफ वाटर नहीं पूछा। तो बहुत आसान है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमें क्या है, कितना 12% से 18% करना है। ठीक है तो हमें पता है कि जो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। ठीक है तो अगर मैं ये करूं कि W1, अगर मैं देखिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो फिक्स है, कितना आया था वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा निकल के आया था 611.11 मीटर क्यूब निकल के आया था। अगर मैं इसको रो एस से मल्टीप्लाई कर दूं, मा एस एम एस क्या हुआ, मा एस कह रहा हूँ इंटू रो एस। ठीक है तो वही क्या मेरा एम एस निकल आएगा तो रो एस का, और जबकि वी एस पता है, रो एस हमें पता है कितना होता है 0W के बराबर होता है। तो सिंपल एम एस निकाल सकते हैं हम लोग, एम एस इक्वल्स टू 611.11 मल्टीप्लाई बाय 2.7, रो डब्ल्यू कितना कर लेते हैं के जी में निकाल लेते हैं 1000 के जी पर मीटर क्यूब। तो ये निकल के आएगा हमारा 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1000 611.11। मेरा मास ऑफ सॉलिड निकल के आया है 1650
000, ठीक है, ये मेरा निकल के आएगा, ठीक है, मीटर क्यूब। ये मेरा मास ऑफ सॉलिड निकल के आ गया मीटर क्यूब में, ठीक है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। तो अब देखिए मैं क्या फंडा लगा रहा हूँ। अगर मुझे W1 पता है कितना है, MW1 डिवाइड बाई MS, ये तो सेम ही रहेगा, MS मास ऑफ सॉलिड तो चेंज नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से W2 पता है मुझे, MW1 बाई MS, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं करूँ MW1, दोनों को माइनस कर देता हूँ, W2 माइनस W1 कर दूँ, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा, MW2 माइनस MW1। क्या मेरा MS कॉमन था? बिल्कुल सही बात है, MS था। तो अगर मैं डेल्टा NW निकाल लूँ, डेल्टा MW निकाल लूँ, तो वो कितना होगा, W2 माइनस W1 इंटू MS कर दूँ, तो क्या मुझे डेल्टा MW पता चल जाएगा। W2 की वैल्यू है 0.18, W1 की वैल्यू 0.12, MS मेरा निकल के आया था 1651234, ठीक है। तो डेल्टा NW कितना निकल के आ गया, मास। ये मैंने क्या किया, एक मिनट रुकिए, केजी में निकलेगा बेटा, आप लोग भी याद नहीं दिला रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि हवा में जो भी बताता जा रहा है यूनिट में इधर उधर करते जाओ। दिस इज केजी, दिस इज मीटर क्यूब, दिस इज केजी पर मीटर क्यूब, दिस इज केजी, ठीक है। तो डेल्टा MW निकल के आएगा हमारा मल्टीप्लाई बाय 0.18 माइनस 0.12, 99000 केजी। इतना इतना वेट आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो वाटर कंटेंट है वो 12% से, तब जाके आपका वाटर कंटेंट 12% से कहाँ पहुंचेगा, 18% पे पहुंचेगा। अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना तो बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि वॉल्यूम क्या होता है, मास बाई रो के बराबर होता है, ठीक है। तो इधर मास कितना है हमारा, 99,000 kg, ठीक है। और मास ऑफ वाटर कितना होता है, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 99 मीटर क्यूब ऑफ वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग 12% से 18% उसकी वाटर डेंसिटी कर पाएंगे। दिस इज द पार्ट, तो दिस इज द पार्ट भी आपका ओवर हो गया। जो ESC में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, 12 मार्क्स का पूछा गया था। कोई पहले जब आते थे तो 20-20 मार्क्स के भी पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन अब 12 मार्क्स के लिए शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे क्वेश्चन था, आज की प्रैक्टिस थी। आपने देख लिया कि जितना मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसी में से ही सारा कुछ ये पूछा गया है, उसी में से ही आया है और उसी में से ही आएगा। अब आप सोच लीजिए कि जब मैंने इतना सब, वो जो टॉपिक पूरा सॉल्व प्रोपर्टीज का इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें मैंने बहुत प्रिसाइजली बता के आपके क्वेश्चन कवर करा लिए, तो मैं अनअकैडमी ऐप पे और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, तो आपके जो ESC के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं वो भी बहुत ईजिली आपके कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है बेटा। मैं फिर से आपको सजेस्ट करूँगा आप अनअकैडमी ही ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल और बहुत ज़्यादा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्या कहते हैं, आपको पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी। बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आप आइए, अनअकैडमी ज्वाइन करिए, और आपने जियोटेक के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी कवर करिए। क्यों? अगर आप जियोटेक में टाइम दे रहे हैं, आप लिटरली इस वीडियो को देखने में टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब ये वीडियो और आप इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आप डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं जियोटेक यहाँ पर पढ़ा दूँ और आपका सिलेक्शन हो गया। आज बेटा इस कोरोना के क्राइसिस में आपको घर पे बैठ के ही पढ़ना मैं रिकमेंड करूँगा, और वही सबसे ज़्यादा सही है। कोई बाहर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी बाहर मत जाएं, सेफ रहें, ठीक है, प्रोटेक्ट रखें, आप भी सेफ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ रखें, ठीक है, और घर पे बैठ के ही पढ़ाई करें। एंड प्लीज़ ज्वाइन अनअकैडमी अगर आप अपना फ्यूचर बहुत सिक्योर चाहते हैं तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, आपके पास, ताकि आपके जो ट्रेंडिंग वीडियोस में होंगे उसमें आपको सबको पता चलता रहेगा, आपके जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आते रहेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए कब कौन सा वीडियो मेरा लेक्चर अपलोड हो रहा है, तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक करिए। और फिर भी अगर आपको चाहते हैं कि मैं कुछ और इम्प्रूव करूँ, या फिर आप कुछ और डिटेल में कुछ और पढ़ना चाहते हैं, या आप कोई और डिमांड है, या कोई आपके क्वेश्चन है जो आप अपने क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे कमेंट पर, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और
और जो अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ ये मेरा कोड नहीं भूलिएगा SMYT, उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा SMYT कोड से आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे। और आपको भी पता चल चुका है कि सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आप ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैं वहाँ पर जियो टेक लूँगा और इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ वहाँ पर जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जो और दूसरे सब्जेक्ट्स आपके कवर करा रही हैं, ठीक है। अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए। ओके, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाय बाय।